हेलो दोस्तों, आज फेफड़े से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के फिर से हम उपस्थित हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फेफड़े की बाह्य संरचना का अध्ययन किया था। यदि उसको आपने देखा नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा और अधूरा भी रहेगा। इसलिए यदि उस वीडियो को पहले देख लेते हैं तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा बिंदु है वह है फेफड़े की आंतरिक संरचना। अभी हम पिछले वीडियो में फेफड़े की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किए हैं। अब आज के वीडियो में हम फेफड़े के अंदर की संरचना किस प्रकार की होती है, क्यों ऐसा फेफड़ा होता है जिससे उसका जो स्वरूप है स्पंजी हो जाता है, स्वभाव उसका स्पंजी हो जाता है, तो आइए इसकी संरचना के माध्यम से हम समझते हैं। तो आज का हमारा बिंदु है क्या? फेफड़े की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो जैसा कि ये चित्र आपको दिख रहा है, ये एक आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करता है। किसकी? फेफड़े की। ठीक है ना। अब ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारा सबसे टॉप में यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, ये क्या हमारा स्वर यंत्र है। ये इसके बारे में हमारा अलग से वीडियो बन चुका है, उसको भी आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये स्वर यंत्र है जहां से हमारी आवाज निकलती, आवाज बनती है। इसके पश्चात स्वर यंत्र से लेकर के और यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? श्वास नाल है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। श्वास नाल या इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, जो आपको ये चीजें दिख रही हैं, ये क्या है? सी आकार के छल्ले हैं। सी आकार के उपास्थि के छल्ले हैं ये। और इसके बाद जब आगे आप देखते हैं तो ये क्या है? यहां से जो श्वास नली होती है, यह दो भागों में डिवाइड होती है। क्योंकि फेफड़े कितने होते हैं मनुष्य में? दो होते हैं। तो दो फेफड़ों की वजह से श्वास नली जो होती है दो हिस्सों में बंटकर, दो भागों में बंट करके और दोनों फेफड़ों में जाती है। ये राइट है, ये राइट पार्ट है, और ये क्या है? लेफ्ट है। ठीक है ना। यानी ये क्या है? दायां भाग है और ये क्या है? बायां भाग है। ठीक है ना। तो ये दायां फेफड़ा हो गया और ये बायां फेफड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जो श्वास नली होती है वह फेफड़े के पास पहुंच करके, ठीक है ना, और उसके मध्यावकाश में जो उपस्थित जो हीलक्स होता है, अर्थात नाभिका जो होती है, उस नाभिका से वह किसमें प्रवेश करती है? फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे कि फेफड़े के अंदर जैसे श्वास नली प्रवेश करती है तो जो बायां फेफड़ा होता है, ठीक है ना, बाएं फेफड़े में जो श्वास नली होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब जो श्वास नली है यह दो भागों में विभाजित हुई, और विभाजित होने के पश्चात इसका जो पहला भाग है इसको हम क्या कहेंगे? श्वसनी। श्वसनी यानी प्राथमिक श्वसनी, इसको हम कहेंगे प्राथमिक श्वसनी कहेंगे। ठीक है ना। अब जो दो भाग हुए, और ये कौन सी? ये भी प्राथमिक श्वसनी हो जाएगी, लेकिन ये बाईं प्राथमिक श्वसनी हो जाएगी और ये दाईं प्राथमिक श्वसनी हो जाएगी। अब प्राथमिक श्वसनी के पश्चात जो प्राथमिक श्वसनी होती है, तो जो बाएं फेफड़े की है, बाएं फेफड़े की जो श्वसनी है यह दो भागों में विभाजित होती है। तो जो दो भागों में विभाजित हुई इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, श्वसनी। ठीक है, ये द्वितीयक श्वसनी। और लेकिन यदि हम दाएं तरफ की बात करें तो दाएं तरफ जो श्वसनी होती है, प्राथमिक जो श्वसनी होती है, यह तीन भागों में डिवाइड होती है। देखिए, 1 2 3। यहां कितने भाग है? 1 2। यहां दो भाग है और यहां कितने भाग है? 3। ऐसा क्यों? कि इधर की श्वसनी यानी कि जो बायां भाग है, लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट फेफड़े की जो श्वसनी होती है वो दो भागों में बढ़ती है, और राइट साइड की जो राइट लंग्स की जो श्वसनी होती है वो तीन भागों में बढ़ती है। तो दोस्तों, बाह्य की संरचना जो हमने फेफड़े की बाह्य संरचना पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि दाएं भाग में तीन पिंड होते हैं, तीन लोब होते हैं, इसलिए दाईं जो श्वसनी होती है वो तीन भागों में बढ़ती है, और बाएं फेफड़े में दो पिंड होते हैं, इसलिए ये जो श्वसनी होती है दो भागों में बढ़ती है। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो ये बाईं श्वसनी होती है ये दो भागों में बढ़कर द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करती है, अर्थात दो द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करती है। और फिर ये द्वितीयक श्वसनी जो होती है 8, कुल मिलाकर कितनी? 8 तृतीयक श्वसनियों का निर्माण करती है। कौन से? तृतीयक
श्वसनियों का, ठीक है, श्वसनियों का निर्माण करती है। कौन? जो द्वितीयक श्वसनी होती है तो लेफ्ट साइड के, लेफ्ट लंग की यानी कि बाएं फेफड़े की जो द्वितीयक श्वसनी होती है वह 8 तृतीयक श्वसनियों का निर्माण करती है। इसी प्रकार से दाएं तरफ यदि हम बात करें तो दाएं तरफ की जो 3 द्वितीयक श्वसनी होती है वह कुल मिलाकर के 10 तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। कितने? 10 तृतीयक श्वसनियों का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इधर 8 तृतीयक श्वसनी, इधर 10 तृतीयक श्वसनी बन जाती है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो 2 पिंड इधर बने हैं, 3 पिंड इधर बने हैं, तो ये जो 3 पिंड है यह 10 पिंडों में, 10 क्षेत्रों में या 10 भागों में बंट जाते हैं। और ये कितने भागों में बंट जाते हैं? ये 8 भागों में बंट जाते हैं। इसलिए हर भाग के लिए अलग अलग तृतीयक श्वसनी जाती है, ठीक है ना। अब फिर तृतीयक जो श्वसनी होती है टर्मिनल श्वसनियों के रूप में विभाजित होती है, जिसके अनगिनत अनेक शाखाएं होती हैं जो पतली पतली और महीन होती है। तो अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो श्वास नली होती है वह फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात इसका जो स्वरूप है ब्रांचेस होता चला जाता है, शाखाएं बढ़ती जाती है, पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा और अंततः पतली पतली और महीन शाखाओं में बढ़ती चली जाती है। यदि इसको हम उल्टा करके देखें तो यह एक वृक्षनुमा संरचना दिखाई देती है। फेफड़े के आंतरिक भागों में जो श्वास नली होती है वह अपनी श्वसनिकाओं में महीन से महीन बढ़ते हुए एक वृक्ष का स्वरूप ले लेती है। इसलिए इस संरचना को हम क्या कहते हैं? श्वसन वृक्ष कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, यहां से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है कि जो श्वास नली होती है वह फेफड़े के अंदर पहुंचकर अनेक शाखाओं में बढ़ती हुई वृक्ष का स्वरूप प्रदर्शित करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अब इनका समापन कहां होता है? जो तृतीयक श्वसनी के बाद जो टर्मिनल श्वसनी होती है, जो अंतिम पतली श्वसनिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ऊतकों में प्रवेश करती हैं। और ऊतकों में प्रवेश करने के बाद उनका समापन कहां होता है? तो उनका समापन होता है वायु कोशों में, ठीक है ना। जो पतली पतली महीन महीन वायु नलिकाएं होती हैं उनका समापन ऊतक में कहां होता है? वायु कोश होता है। और वायु कोश यहाँ पे जो प्रदर्शित आपको दिख रहा है, अंगूर आप सभी ने देखा होगा, अंगूर का गुच्छा जो होता है एक उठा लीजिए तो वो पूरा स्वरूप प्रदर्शित करता है फेफड़े के आंतरिक जो स्थितियां हैं। श्वसनिकाओं और वायु कोशों की जो संरचना होती है कुछ अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अंगूर के गुच्छे की तरह ये जो वायु कोश होते हैं श्वसनिकाओं से या टर्मिनल श्वसनिकाओं की पतली पतली महीन शाखाओं से ये लगे हुए होते हैं गुच्छे गुच्छे के रूप में। और ऐसा माना जाता है कि एक जो फेफड़ा होता है उसमें करोड़ों की संख्या में वायु कोश होते हैं और हर वायु कोश में 3 से 4 वायु कूपिकाएं होती है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना। हर वायु कोश जो होता है यानी जो पतली पतली महीन शाखाएं होती है नलिकाओं की, उन नलिकाओं का समापन कहां होता है? वायु कोशों में। और एक वायु कोश में लगभग ये समझ लीजिए 3 से 4 की संख्या में एल्वियोलाई यानी वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, जहां पर इन पतली श्वास नलिकाओं का ब्रांचित यानी श्वास केशिकाओं का समापन होता है। तो इस प्रकार से श्वास नलिका जो होती है वह फेफड़े के अंदर पहुंच करके और उसका समापन कहां होता है? पतली शाखाओं के रूप में वायु कूपिका में। अर्थात किसी फेफड़े की जो इकाई होती है वह होती है वायु कूपिका। और वायु कूपिका का एक और महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि गैसीय जो विनिमय जो होता है, ठीक है, गैसीय विनिमय अर्थात गैसियस एक्सचेंजिंग जो होती है वो कहां होती है? वायु कूपिकाओं के अंदर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो फेफड़े के अंदर की जो संरचना है, इस अंदर की संरचना में वायु कूपिकाएं ही मुख्य रूप से इस फेफड़े को क्या बनाती है? स्पेशल बनाती है, स्पंजी बनाती है और अधिक से अधिक वायु धारण करने की क्षमता को विकसित करती है। तो ये तो बात हो गई फेफड़े और उसकी आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में मुख्य जो कार्य क्रियाकलाप यानी कि जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वह कौन है? एल्वियोलाई है यानी वायु कूपिका है। और वहीं पे सारा कुछ होने वाला होता है, यानी श्वसन की जो गैसीय विनिमय की जो क्रिया होती है वह वायु कूपिकाओं में होती है। तो इस प्रकार से ये फेफड़े की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है,
इसमें इतना ही है। अब हम इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए कि जो श्वसन की क्रिया हो रही है उसमें गैसीय विनिमय एल्वियोलाई के अंदर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसको आप समझिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट हम लास्ट में जरूर करेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, रोचक लगते हैं, तो इनको अपने तक सीमित न रखिए, उसको देखिए, समझिए, विश्लेषण करिए और इसके पश्चात उसको लाइक कमेंट करते हुए दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर करिए और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको अवश्य करिए। धन्यवाद सभी का।